सर्दी का मौसम था, बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था और तापमान भी नीचे गिरा हुआ था और प्रदीप पाल भी गौशाला से अपने जल्दी जल्दी वापस घर लौट रहा था और घर में मातम पसरा हुआ था और उसकी बीवी का भी रो रो कर बुरा हाल होने की वजह से घर के आसपास पड़ोस के 2-3 लोग उसको समझा रहे थे। प्रदीप पाल के पिताजी भी दूसरे बेड पे रो रहे थे और बगल के ही पास में प्रदीप की माँ भी दूसरे बेड पे मृत पड़ी हुई थी। सीमा ने ही कॉल करके बताई थी प्रदीप कि आप घर पे जल्दी वापस आ जाओ। पता नहीं क्यों नहीं माँ आज बोल भी नहीं रही है, लगता है उनको दिल का दौरा पड़ा हुआ है। आस पास पड़ोस के लोग एकत्रित हो जाते हैं प्रदीप के घर पे और आपस में बात करने लग जाते हैं कि हार्ट अटैक तो आना आज के दौर में मामूली सी बात हो गया है। तभी जोर जोर से सीमा भी रोने लगती है कि अम्मा जी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मैं आखिरी टाइम में उनसे बात भी नहीं कर पाई और उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। तभी प्रदीप पाल भी अपने घर पहुंच जाता है और घर का नजारा देखकर वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लग जाता है। तभी आस पड़ोस के लोग उसको तसल्ली और सब्र करते हैं कि अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, आप ऐसे करोगे तो आपका पूरा फैमिली बिखर जाएगा और आपके रोने की वजह से पूरा फैमिली टूट जाएगा और वो लोग भी और रोएगा। इस वजह से अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, चलो आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और उसी टाइम लॉकडाउन भी लगा था, इसीलिए प्रदीप पाल भी बिना डॉक्टर परीक्षण किए उसी टाइम उसी रोज अपनी माँ को दाह संस्कार भी कर देता है। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों की वजह से वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। माँ की मौत 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था तभी एक बड़ा हादसा हो जाता और वो हादसा प्रदीप पाल के साथ होता है। प्रदीप 21 फरवरी 2022 को सुबह गौशाला जाने के लिए घर से तो निकला था, तभी बदमाशों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया था। 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने पिस्टल को लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र के घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में पूरे दहशत फैल गई थी। ऐसे ही बेगमपुर थाना क्षेत्र को यह खबर मिलती है, तुरंत वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद पूरी लाश के अगल बगल को निरीक्षण करने और चश्मदीद बयानों के नोट करने के बाद उससे पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लाश के जेब से आई कार्ड मिलने के बाद वो सीधे प्रदीप पाल के घर पहुंचती है और वहां ये जानकारी देती है। तभी वहां से रोने धोने का पूरा कोहराम मच जाता है। प्रदीप पाल का बूढ़ा बाप जिसने अभी 3 हफ्ते पहले अपने बीबी को खोया था, उसी के बाद अपने जवान बेटों को भी खो दिया। यह न्यूज सुनने के बाद वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर थाना जब उसके पिताजी से पूछती है कि आपका बेटा का दुश्मनी तो किसी से था नहीं ना, मतलब किसी के ऊपर डाउट और शक तो आपका नहीं है ना, तो बोलता है कि नहीं मेरे बेटे का दुश्मनी तो किसी से नहीं था। यही सवाल उसकी पत्नी से भी किया जाता है तो उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती, बस सिर्फ रोती रहती है और चिल्ला चिल्ला कर रोती है। इससे वो पुलिस थाना उससे ज्यादा बात नहीं करती है। फिर प्रदीप पाल का मोबाइल लेकर वो थाना चली जाती है और थाना में जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक नंबर से बहुत बार बात हुआ है और उस नंबर से जिस दिन प्रदीप पाल का हत्या हुआ था उस दिन भी उस नंबर से कॉल किया गया था, उस दिन भी बात हुआ था। जब उस नंबर को पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो नंबर यूपी का है और जिसका नाम का सिम है वो गौरव तेवतिया है। फिर थाना प्रदीप पाल के घर जाती है और उस पत्नी से पूछती है कि गौरव तेवतिया कौन है, तो वो बोलती है साहब ये मेरा किराएदार है और जिस दिन प्रदीप पाल का हत्या हुआ था उसी दिन से वो घर से गायब था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को यही से उसके ऊपर कुछ डाउट शक हुआ। जब पुलिस गौरव तेवतिया को कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि एक नंबर से उससे बात बहुत बार हुआ था और जिस दिन प्रदीप पाल की हत्या हुई थी उस दिन भी उस नंबर से कॉल आया था, उस दिन भी उससे बात हुआ था। जब उस नंबर को कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है ये तो किसी बिशन कुमार उर्फ बासु के नाम का सिम है। बिशन कुमार उर्फ बासु के नंबर को जब ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है ये तो सुल्तानपुर स्थित दिल्ली के बता रहा है, तो उसको पुलिस ने उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बिशन कुमार को थाना लाकर पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो इधर उधर की बातें करता था और पुलिस को उलझा कर रखा था। फिर जब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तब वो टूट जाता है और पुलिस के सामने सब गुनाह कबूल कर लेता है। इसके साथ उसने ये भी बता दिया था कि प्रदीप की मां की भी हत्या हुई थी, जिसने हार्ट अटैक समझा था, उन दोनों हत्याओं में वो शामिल था। बिशन कुमार के बयान के जरिए जब बेगमपुर थाना प्रदीप पाल के घर जाती है, वो घर से उसकी पत्नी को पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद गौरव तेवतिया को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब आमने सामने इन दोनों को सवाल किया जाता है तो ये दोनों सवालों से टूट जाते हैं और उसके बाद ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर गौरव तेवतिया और सीमा ने जो कहानी बताया सुनने के बाद आपको पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। उसमें उनके करीब बीच 8 साल पुरानी लव स्टोरी है। सीमा की शादी
दिल्ली के उत्तरी रिठाला प्रदीप पाल के साथ तब हुई थी 10 साल पहले, जब सीमा की उम्र महज 19 साल की थी। सीमा का ननिहाल गौतम बुद्ध के नगर रामगढ़ में ही था। वहीं पे उसका मामा का भी घर था। सीमा के इसी गांव के 19 साल के छोटे गौरव तेवतिया से प्यार हो जाता है। असल ननिहाल जाते वक्त सीमा की गौरव से पहले मुलाकात हुई, फिर बातें, फिर हंसी मजाक। अनौतिक संबंध कब बन गया इन दोनों को पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद सीमा का शादी हो जाता है। वो यूपी से दिल्ली आ जाती है, लेकिन दिल्ली आ जाने के बाद भी सीमा के जहन में गौरव तेवतिया की यादें बसा रहा। लेकिन मिलना जुलना तो दूर की बात है, बातचीत तक भी बंद हो गई। उसके बाद सीमा का 3 बच्चों की माँ भी बन गई। सीमा ब्याह करके दिल्ली आ जाती है। गौरव तेवतिया अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा का कहने को ग्रामीण इलाके में था, लेकिन रहन सहन से शहरी था। ससुर द्वारा बनाए गए कमरे को कुछ हिस्से को किराए पर दे रखा था उसका पति, और उससे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। और प्रदीप पाल का भी दूध का बिजनेस था। वो भैंस पाल रखा था और दूध का सप्लाई भी खुद किया करता था। इस काम में वो काफी ज्यादा बिजी रहता था। में उसके बूढ़े माता पिताजी रहते थे और पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, इसीलिए घर की जिम्मेवारी अब सीमा पर आ गई थी। और सीमा भी जल्द ही अपनी घर गृहस्थी और माता पिता की सेवा में बिजी हो जाती है। गौरव तेवतिया कब सीमा के जहन से निकल गया ये पता ही नहीं चला। 1 साल बाद एक बेटी को जन्म देती है, फिर अगले 1 साल बाद एक और बेटी को जन्म देती है, फिर अगले 1 साल बाद एक और बेटे को जन्म देती है। लेकिन अब बेटी उटी को सेवा करना और बूढ़े माता पिता को देखभाल करना उसको बोझ लगने लगी थी। कारण ये था कि प्रदीप पाल उसको टाइम नहीं दे पाता था। मतलब वो अधिक टाइम खटाल में ही रहता था और रात में भी खटाल में सोने चला जाता था, इसीलिए उसका मन भटकने लगा। फिर वो गौरव तेवतिया को याद करने लग गई और उसके बारे में ही सोच रही थी। जैसे ही नंबर में चेक किया तब तक उसका गौरव तेवतिया का गलती से नंबर भी मिल जाता है। फिर वो तुरंत कॉल करती है और बोलती है कि गौरव तुम कहाँ हो अभी, आजकल कहीं काम करो या घर पर ही हो। उसके बाद उधर से रिप्लाई देती है कि तुम कौन। तो मैं बोली सीमा में बोल रही हूँ। तब उधर से बोलती है कि याद आ गया, मैं इतना दिन से तुम कहाँ थी, कैसे तुम भूल गई। लड़कियां सब धोखेबाजी होती है। उसके बाद फिर सीमा रिप्लाई देती है, अगर मुझे धोखा देना होता तो तुम्हारे पास फिर कॉल क्यों करती। एक काम करो, मुझे तुमसे मिलना है। तो बोला कि मैं तो गांव में रहता हूँ, एक काम करो तुम दिल्ली आ जाओ, यहीं पे काम करना और यहीं पे हम दोनों को मिलना जुलना होता रहेगा। फिर अगले दिन सीमा उसको कॉल करती, गौरव तुम कहाँ हो, तुम दिल्ली कब आ रहे हो। फिर गौरव बोलता है कि मैं तो दिल्ली आकर काम भी खोज लूंगा, लेकिन रूम का समस्या है। तो फिर सीमा बोलती कि उसका तुम टेंशन मत लो, मैं रूम का जुगाड़ कर दिया, तुम बताओ दिल्ली कब आ रहे हो। तो फिर से गौरव बोलता है कि अरे तुम तो बहुत होशियार और चालाक हो गई हो। फिर सीमा बोलती है कि ज़्यादा मस्का तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सीमा बताती है कि मेरे यहाँ किराए पे रूम दिया जाता है, तुम आकर यहीं पे रूम ले लेना और 1-2 मंथ का एडवांस भी उनको दे देना। अगर तुम्हें पैसा नहीं है तो बोलना मैं तुम्हें पैसा दे दूँ। फिर गौरव बोलता है कि नहीं, पैसा की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा ऑलरेडी है। फिर सीमा उसको समझाती है कि सावधान रहना है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना है कि उनको ये लगे ना इनको ये जानती है और मुझको ये ना लगे कि तुम मुझको जानते हो। वो बोलती है कि तुम तो बहुत चालाक और होशियार हो गई हो सीमा, मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही तुम सुनो। फिर अगले दिन वो उसको दिल्ली बुला लेती है और रिसीव करने के लिए खुद सीमा चली जाती है और प्लान के तहत उसको ये समझा देती है कि तुम इस मोहल्ला में जाना, सिर्फ पूछना कि दूध वाला के घर किधर है, तुम्हें कोई भी वहाँ बता देगा और कोई भी पहुँचा भी देगा। फिर वो उसी प्लान के तहत वो सीधे उसके घर पहुँच जाता है और किराया ले लेता है और किराया लेकर उसके पति को 1-2 मंथ का एडवांस भी दे देता है। फिर अगले दिन उसको बोलता है, साहब कहीं आपका अगर जान पहचान है तो मुझे काम दिलवा दीजिए, बहुत ज़रूरत है। फिर उसका पति उसको काम भी दिलवा देता है। अब सीमा भी खुश हो जाती है और गौरव भी खुश हो जाता है। मतलब जिसको सीमा को जो चाहिए था वो मिल गया और गौरव को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। और फिर जैसे ही शाम होता था, प्रदीप पाल खाना वाना खाकर वो खटाल में चला जाता था सोने के लिए। और इधर सीमा जैसे ही मतलब सोने का टाइम होता था, अपने सास ससुर को दूध में नींद की गोली मतलब 4-5 ज़्यादा देकर ये सुला देती थी। और जैसे ही सब कुछ सो जाता था फिर एक गौरव तेवतिया को बुला लेती थी और ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है, रात में जैसे ही उसकी सास जग गई तो उसको ऐसा आभास हुआ कि सीमा के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रहा है, मतलब कोई बातें कर रहा है। जैसे ही सुबह होता है सीमा से पूछते कि क्या तुम कोई कमरे में कोई गया था क्या, रात में आवाज़ आ रहा था। लेकिन सीमा कुछ बहाने बनाकर उसको टाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब अपने जिंदगी में गौरव तेवतिया और सीमा दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग जाती है लोग, मतलब जो चाहिए था उन दोनों को मिल ही जा रहा था।
एक दिन की बात है, रात के टाइम जैसे गौरव तेवतिया तो गया था सीमा के कमरे में, सुबह होते वो जैसे ही निकल रहा था उसकी सास की आंख खुल जाती है और गौरव तेवतिया को देख लेता है कि सीमा के कमरे से बाहर निकलते हुए। और गौरव तेवतिया भी देख लेता है कि उसकी सास मुझे देख ली है। गौरव तेवतिया जल्दी जल्दी अपने कमरे में भाग जाता है। सुबह जैसे ही होता है वो अपनी बहू को बुलाती है और उसको डांट फटकार बहुत ज़्यादा लगाती है और यहाँ तक बोलती है कि जो तुम धंधा चला रही हो ना उसको बंद कर दो, नहीं तो मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें बहुत मारवाऊंगी और यहाँ से तुम्हें भगवा दूंगी। और वो किसी भी तरह सीमा उसको हैंडल करके उससे माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि अम्मा जी ऐसा गलती अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन सीमा को अब डर सताने लग गया था। किसी न किसी दिन सास इसकी अपने बेटे से गौरव और सीमा के बारे में संबंध जरूर बता देगी, इसीलिए अब वो सास को हटाने के लिए सोचने लग गई थी। मतलब किसी भी रास्ते से सास को हटाना ही और टपकाना ही पड़ेगा। ये बात को जब गौरव तेवतिया से ये बताती है, गौरव तेवतिया भी राजी हो जाता है। उसने ये भी बोला कि इस काम को करने के लिए एक और आदमी की जरूरत है। तो उसी के कमरे में एक और बिशन कुमार रहता था, उसको पैसे देने के लालच में उसको भी वो लोग बुलाता है। गौरव जैसे ही शाम होता है मेडिकल स्टोर पर जाता है और नींद की गोली खरीद कर सीमा को दे देता है। जैसे ही शाम होता है डेली की तरह प्रदीप पाल अपने खटाल चला जाता है सोने के लिए। इधर जैसे ही मतलब नाइट होता है दूध में नींद की गोली डालकर सीमा अपने सास ससुर को पिला देती है और ससुर सास सो जाते हैं लोग। और जैसे ही नाइट होता है वो गौरव बिशन कुमार आकर और सीमा उसकी गर्दन दबाकर अपनी सास को जान से मार देती है और फिर बिशन कुमार अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सीमा और गौरव अपने एक साथ कमरे में घुस जाते हैं और लोग उसके बाद संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और सीमा सुबह होने का नाटक करने लग जाती है और अपने कमरे में जाकर वो सो जाती है। वो सुबह जल्दी उठकर गौरव को कॉल कर देती है कि पता नहीं अम्मा जी उठ नहीं रही है, अपने बेड पे ही सोई पड़ी है। फिर वो जल्दी वापस घर आ जाता है और जाकर कमरे में देखता है कि माँ तो बेड पे ही पड़ी हुई है और शरीर को टच उच करता है तो पूरा ठंडा पड़ चुका था, मतलब वो मर चुके थे। यानी अगल बगल के लोग बोल रहे थे हार्ट अटैक से जान चली गई हो। बाकी की जिंदगी सीमा भी अपने प्रेमी के साथ बिताने के लिए वो राजी हो गई थी और ऐश आराम की जिंदगी खोज रही थी। इसीलिए बीच में आ रहे पति को भी ये लोग हटाने और मिटाने के लिए प्लान बना दिया। और ये प्लान जब गौरव तेवतिया को बताती वो भी रेडी हो गया। और लेकिन यहाँ तक उसने ये बोला इसके लिए मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे 4-5 आदमी की ज़रूरत है। और उसके बाद सीमा बोलती है कि पैसा की जरूरत होगा तो आप बताना, मैं पैसा दे दूंगी। नहीं, पैसा तो मेरे पास है। उसके बाद गांव के ही कुछ 4-5 लोगों को बुलाकर ही बता देता है और सबको 4-4 लाख रुपया देता है। जैसे ही अगले दिन सुबह प्रदीप पाल अपने खटाल जाने के लिए तैयार था और जा रहा था, उसी टाइम सीमा ने गौरव को कॉल करके बता देती है कि वो घर से निकल गया है। और वो जैसे ही घर से वो निकलता है उसी ने 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने उसको रास्ते में ही गोली से छल्ली कर देते हैं और उस प्रदीप पाल को मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इन पूरे घटनाक्रम में प्रदीप के बूढ़े पिता सदमे में चले गए। उनके कंधे पर प्रदीप के 3-3 बच्चों के जिम्मेवारी आ गई है।